चलिए, नमस्कार सबको। तो आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि संप्रभुता, ध्यान से समझना है इन सब वर्ड को, कि संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा। अब देखो प्यारे, ये कथन है। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, आपको याद रखना है कि जो संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, ये किसी का कथन है और चार ऑप्शन दिए हुए हैं। और ये लाइन हमको याद रखना है कि ये लाइन जो है इस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है, इसमें कोई उपाय नहीं है। तो ए जीन वोंदा ने कहा है। याद रखना है, जीन वोंदा की एक बुक है जिसका नाम है सिक्स बुक कंसर्निंग रिपब्लिक। और इसी किताब में संप्रभुता शब्द का सबसे पहले क्या किया गया है, तो उपयोग किया गया है। सबसे पहले इसी पुस्तक में संप्रभुता शब्द को प्रयोग में क्या किया गया है, तो लाया गया है सबसे पहले। तो जीन बोंदा की एक किताब है जिसका नाम है सिक्स बुक कंसर्निंग रिपब्लिक। और इसी किताब में सबसे पहले इसी पुस्तक में संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके द्वारा, तो याद रखना है जीन बोंदा के द्वारा किया गया है। किसने कहा है, राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये कथन किसका है, तो ये कथन याद रखना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं इस बात को, जब भी कथन वाली बात आएगी तो इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, कथन आपको प्यारे याद ही रखना पड़ता है। तो किसने कहा है कि राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जो कथन है ये अरस्तु का है, याद रखना है। और अरस्तु के द्वारा लिखा गया एक किताब की बारे में हमने कल पढ़ाया था। अरस्तु ने एक कल किताब, हमने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें हमने कहा था कि इसके लेखक अरस्तु हैं। तो जितने लोग कल का टेस्ट लगाए होंगे आपको कमेंट में बताना है अरस्तु के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक का नाम। कल ही हम पढ़ाए हैं आप लोग को। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ था, तो याद रखना है कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। देखो यहां पे कुछ लोग, आंसर जो आपको दिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो कि गलत है, इस बात को याद रखिएगा। तो संविधान की संकल्पना, या आपको कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा संविधान की अवधारणा, दोनों एक ही सेंस है, दोनों का सेंस एक ही है। तो संविधान की संकल्पना या संविधान की अवधारणा का उद्भव जो हुआ है वो सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ है। लेकिन जो आंसर शीट आपको दिया हुआ है उसमें गलती से दे दिया गया है अमेरिका, इस बात को याद रखिएगा। कहता है निम्नलिखित में सही बयान कौन सा है, निम्नलिखित में सही बयान कौन सा है। चलिए बयान को पढ़ते हैं। बड़े लोकतांत्रिक देश में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होता है, ये गलत बात है। सामाजिक विभेद, समाज में दो समाज के बीच टकरार की जो बात है, वो बड़ा देश हो या छोटा देश हो, कहीं भी हो सकता है। इसलिए कहना गलत होगा कि लोकतांत्रिक देश में ही सामाजिक विभेद होता है। लोकतांत्रिक नहीं भी होगा तो सामाजिक विभेद वहां भी हो सकता है प्यारे। इसके बाद कहता है सामाजिक विभेद का राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। सामाजिक विभेद का राजनीति पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप बिहार में ही अगर उदाहरण के तौर पे देखिएगा कि जब चुनाव होता है तो छोटे क्या होता है, जाति को देख करके हम वोट देना स्टार्ट करते हैं। तो प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, पड़ा, तो ये भी गलत हो गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, ये हमारा सही बात है। हमारा देश लोकतांत्रिक है और इसमें एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है। आप किसी के बेटा, किसी के पति, किसी के पुत्र, या स्वयं की अपनी पहचान है। तो एक व्यक्ति का लोकतांत्रिक देश में कई पहचान होता है। छाया मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल अमेरिका के संविधान से, कहां से, नहीं फ्रांस नहीं, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। छाया मंत्रिमंडल जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और क्या लिया गया है, औपचारिक प्रमुख की, औपचारिक प्रमुख के रूप में
राष्ट्रपति। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति, यह भी कहां से लिया गया है? तो भाई साहब ये भी लिया गया है ब्रिटेन से। इस बात को याद रखिएगा। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। संवैधानिक शासन व्यवस्था, संवैधानिक शासन व्यवस्था, ये भी कहां से लिया गया है? ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। तो याद रखना है, इसका जवाब होगा ब्रिटेन। किसने कहा है राजनीति को मैं विवाद की एक सक्रिय प्रक्रिया समझता हूं? फिर से आ गया कथन। एक तीसरा, इस सेट में तीसरा पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन है जो कथन से संबंधित है। तो आपको ये याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 116। तो एक कथन है कि राजनीति को मैं विवाद की एक सक्रिय प्रक्रिया समझता हूं। ये कथन है एल लिप्सन का। किसका कथन है? ये कथन है एल लिप्सन का, याद रखना है। कानून और स्वतंत्रता में संबंध है क्योंकि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। इसका जवाब यही होगा। कभी भी कानून स्वतंत्रता का बाधक नहीं हो सकता। देश में अगर कानून है तभी आप स्वतंत्रता या स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं या जी रहे हैं। ठीक है ना? याद रखना है, कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी कभी नहीं है, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आज आप किसी भी जगह पे रह रहे हैं, स्वतंत्र रूप से खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो कानून है, तभी तो आप ऐसा कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर चल जाइएगा अफगानिस्तान वगैरह में तो इतनी स्वतंत्रता आपको वहां नहीं मिलेगी। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? याद रखिएगा, चिपको आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ है वो उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड में भी एक जिला है, उत्तराखंड में चमोली जिला है। चमोली जिला में, उत्तराखंड के चमोली में एक चमोली जिला है उत्तराखंड में। अच्छा, चमोली जिला में भी एक गांव है जिसका नाम है रेनी गांव। तो रेनी गांव में यह चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और अगर डेट की बात करें तो 1973 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था, इसको याद रखना है प्यारे। तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो उत्तराखंड से। उत्तराखंड के चमोली जिला के एक गांव है रैनी गांव, 1973 में यह प्रारंभ किया गया था। क्लियर है ना? याद रखिएगा। मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा पत्र को किसने स्वीकार किया? मानव अधिकारों की जो विश्वव्यापी घोषणा है उसको संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने क्या किया था? एक्सेप्ट किया था। तो इस सिंपल क्वेश्चन पूछा है तो इसको बस बेसिकली रूप में जो क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है, इसको याद रखने का प्रयास करना है। क्योंकि अभी वैकेंसी निकला नहीं है। जब वैकेंसी निकल जाता है ना, और वैकेंसी निकलने के बाद फिर हम लोग पोस्टमार्टम करना स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी बातें बताना स्टार्ट करेंगे, तो उस समय आप नहीं याद कर पाइएगा उतना सारा बात। तो प्रयास ये करना है कि अभी जो सिंपल सिंपल बात हम बता रहे हैं उसको थोड़ा सा प्रयास करते चलना है। चलिए, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो एक बात याद रखिएगा, संविधान में संशोधन करके एक ऑप्शन दिया है, कार्यालय आदेश द्वारा नहीं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। और इसमें एक पॉइंट आपको याद यह रखना है कि अखिल भारतीय सेवा प्रारंभ करने की जो ताकत है, या कह सकते हैं कि जिसमें मतलब ज्यादा मेन रोल होता है, वह रोल होता है राज्यसभा का। इस पॉइंट को भी आपको नोट करना चाहिए। इसका गठन जो है, अखिल भारतीय सेवा का गठन किसके द्वारा की जाती है? तो संसद द्वारा की जाती है। संसद द्वारा इसका गठन किया जाता है। किसका? अखिल भारतीय सेवा का। ठीक है ना? और राज्यसभा, आप कह सकते हैं कि अखिल भारतीय सेवा के लिए राज्यसभा की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यानी कि अखिल भारतीय के गठन में या शुरुआत करने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का होता है तो गठन तो संसद करती है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा रोल किसका होता है? तो राज्यसभा का होता है। याद रखना है। संविधान के, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको यह याद रखना है कि भाषा जो है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाने का प्रावधान है?
यानी कि जो स्टार्टिंग एजुकेशन होना चाहिए, जो प्राथमिक शिक्षा, शुरुआती शिक्षा होना चाहिए, वो मातृभाषा में होना चाहिए। 21 आर्टिकल में दिया हुआ है, किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है अनुच्छेद 350 के ए में। ये आपको जीहन में रखना है। कहता है निम्नलिखित में गलत बयान कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में गलत बयान कौन सा है? बयान को पढ़ते हैं। लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीति पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, अगर दो समाज के बीच में अगर भेदभाव होगा तो राजनीति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यानी कि जिस समाज के लोग ज्यादा एक्टिव होंगे उसका कैंडिडेट चुनाव में जीत जाता है। तो ये तो सही है, लेकिन गलत बयान हमको निकालना है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। ये तो सही निकल गया, गलत तो है नहीं। लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है। गलत बात है, यही गलत है भाई साहब। कभी भी लोकतंत्र देश को विखंडित नहीं करता है। हमारे भारत में तो लोकतंत्र है, क्या हमारा देश विखंडित है? नहीं है। यही हमारा गलत है, तो गलत वाला ही हम मिल गया। सी भी पढ़ लेते हैं। लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं का हल ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। हाँ बिल्कुल, यानी कि जब दो समाज के बीच में किसी भी प्रकार का विभेद होता है तो आखिर विभेद उत्पन्न होने के पीछे कारण क्या है, उसका हल ढूंढने में मदद होता है लोकतंत्र में। तो ये ठीक पॉइंट है। गलत कौन होगा? बी होगा। भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है संविधान में। सिंपल सा बात है, वैध प्रभु सत्ता यानी कि मेन सत्ता किसमें है? संविधान में निहित है। संविधान का कौन सा ऐसा संशोधन है जो राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, जब एक अनुसूची एक बात याद रखना है कि 52वां संविधान संशोधन हुआ था। ये हुआ था 1985 में, और इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और इसी 10वीं अनुसूची में दल बदल रखा गया था। दल बदल, तो दल बदल की अगर बात करें तो यह 52वां संविधान संशोधन में रखा गया था। इस बात को याद रखिएगा। कब? 52वां संविधान संशोधन में। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, तो ये सही है। याद रखिएगा आज के बाद से कि हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1955 में। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, यानी कि गर्भ में अगर कोई बच्चा पल रहा है तो उसका जो है मतलब नहीं होता है कि चेक करके कि लड़का है कि लड़की, इस टाइप से कुछ। तो ये अधिनियम कब बनाया गया था? 1971 में। महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम, यही गलत है। गलत वाला ही हमको खोजना था, तो सी गलत है, क्योंकि महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990 में नहीं बल्कि 2006 में लागू किया गया था। कब? 2006 में लागू किया गया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? कौन कौन संवैधानिक प्राधिकरण है भाई? कौन कौन सा है देखते हैं। पहला, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्राधिकरण है। राज्य वित्त आयोग भी है, जिला पंचायत भी है, लेकिन राज्य निर्वाचन अधिकारी नहीं है। क्यों? देखिए, एक क्वेश्चन क्या था, संवैधानिक प्राधिकरण यानी कि संविधान में जो लिखी गई बातें हैं सो राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला पंचायत, ये सब एक संगठन के रूप में है। लेकिन अधिकारी की बात करें तो एक कर्मचारी के रूप में हो गया। यानी कि वो तीन जो आप देख रहे हो, निर्वाचन आयोग एक संगठन है, वित्त आयोग एक भी संगठन है, जिला पंचायत ये भी एक प्रकार की संगठन है पंचायती राज व्यवस्था के अंदर में। लेकिन राज्य निर्वाचन अधिकारी जो हो गया, एक क्या हो गया? सदस्य हो गया, कर्मचारी के रूप में हो गया। तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो कानून के द्वारा सीमित किया जा सकता है। अगर उदाहरण के तौर पे अगर आप समझते हैं, जेके मैथमेटिक्स कहते हैं कि एक कल ही बताए हैं आप, हाँ 2006 वाला हम कल बताए थे। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? देखिए, स्वतंत्रता का मतलब जैसे आपातकाल हमारे देश में लागू हो गया, तो बहुत सारी बातें हैं जो उस दरमियान में स्वतंत्रता का लाभ आपको नहीं मिलता है। जैसे बोलने का अधिकार आपको नहीं है उस समय, तो एक कैसे सीमित किया जाएगा? तो विधि के द्वारा, कानून के द्वारा।
सिंपल सा बात है। कहता है न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य छुआछूत के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध खाली स्थान के संबंध में किया जाता है। तो ऐसा अगर अपराध किया जाता है अनुसूचित जाति के संबंध में। देखिए आपने सुना होगा एससी एक्ट लगता है या एसटी एक्ट लगता है। तो कहता है कि न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य छुआछूत के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध किसके साथ किया गया होगा, अनुसूचित जाति के सदस्य के साथ अगर किया जाता है तब। तो ये सब चीज क्या है, सीखना है हम लोग को, एक ही बार में याद नहीं होगा, रोज थोड़ा 2 4 5 पॉइंट रोज नया सीखना है, महीना में 50-100 गो बात नया सीखना है हम लोग को पॉलिटी में। कहता है निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए, यह है संवैधानिक सरकार का। मतलब क्या हुआ, जैसे नीतीश कुमार आज अपने पद पर हैं तो बिहार का अपना एक रूल है, नियम है जिसके आधार पर चल रहा है बिहार। अब मान लीजिए कि नीतीश कुमार के जगह पे कोई और सरकार आकर के चलाने लगे, दूसरा व्यक्ति आके सरकार में आ जाए, तो वहां पे व्यक्ति तो बदल गया, तो व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए, नियम तो वही रहेगा। यानी कि ये किसका है सोच, तो ये संवैधानिक सरकार ही ऐसा कदम उठा सकती है। अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई है। एक देखो एक बात याद रखना, अल्पसंख्यक आयोग को ऐसे अगर थोड़ा सा हम डीपली इसके बारे में आपको जानकारी दें, तो डीपली नॉलेज अगर आपको हम दे, तो अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है ही नहीं, उसको वैधानिक मान्यता प्राप्त है। और वैधानिक मान्यता भी कब प्राप्त हुआ है, तो 1992 में। तो एक क्वेश्चन का टाइपिंग मिस्टेक है, क्लियर है। चलिए, जेके मैथमेटिक्स कहते हैं सर हम अनुसूचित जनजाति को भी, तो यही सब तो सीखना है ना हम लोग को। हम क्या बोल रहे हैं, रोज हम लोग को 2 4 5 पॉइंट जो है नया सीखते चलना है, ठीक है। चलिए, विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों तक रोक सकता है। देखो धन विधेयक जो होता है वो विधानमंडल में विधानसभा के द्वारा पारित किया जाता है और संसद में लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। विधानमंडल से विधानसभा के द्वारा जब धन विधेयक को पारित किया जाता है तो विधान पारिषद जो है, हर राज्य में तो विधान पारिषद है नहीं, जिन भी राज्य में विधान पारिषद है उन राज्यों में विधान पारिषद उस धन विधेयक को, जो कि विधानमंडल में विधान पारिषद के द्वारा छोड़ा गया है, तो विधान पारिषद 14 दिन से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकता है। इस बात को याद रखिएगा। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बीच में क्या संबंध होता है। आपको तो लग रहा होगा कि सिंपल क्वेश्चन है ना, लग रहा होगा कि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल नहीं है। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बीच में क्या संबंध होता है। देखिए, मुख्यमंत्री जो होता है वो मंत्री परिषद का प्रधान होता है राज्य में, ठीक है, ये संबंध है। मंत्री परिषद जीते हुए दल का मुखिया चुनता है, वही तो मुख्यमंत्री बनता है राज्य में, ये ठीक है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल, मंत्री परिषद का बॉस होता है मुख्यमंत्री, ठीक है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक तथा सहकार्ता होता है। तो तीनों पॉइंट हमारा सही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो जवाब होगा वो डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं, कब किया गया था। तो देखो, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। अब आप सबको पता होना चाहिए कि भारत सरकार अधिनियम जो है, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, इसमें 321 अनुच्छेद थे और इस 335 अधिनियम के 321 अनुच्छेद को क्या किया गया कि जब भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान के बनने के समय यहां से 250 अनुच्छेद को भारत के संविधान में मामूली परिवर्तन करके डाल दिया गया था।
तो भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रॉड लेवल पर भारत में काम कर रहा था। उसी में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भी दिया गया था। तो कहां से लिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से लिया गया है? तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो पहले इसमें 47 विषय थे और 5 विषय राज्य सूची से आकर के जुड़ गया। तो अभी वर्तमान में 52 विषय हैं, इस बात को भी याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? किसी भी धर्म को मानने की आजादी है। यह हमारा भारत का संविधान हमको आजादी देता है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, यह हमारा आजादी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लास से निकल के बैकॉल करते हैं तुरंत। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अनुच्छेद 24 में क्या है? तो अनुच्छेद 24 में है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी दुकान या फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हैं। और 26 में क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक प्रबंध की व्यवस्था कर सकता है, धार्मिक प्रबंध कर सकता है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 के ए में सामान्य न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता है, तो यह सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन भी सही है। अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण जो है यह अनुच्छेद 50 में कहा गया है। इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 50 में कहा गया है। 48 में क्या कहा गया है? कृषि और पशुपालन की चर्चा की गई है। कृषि और पशुपालन की चर्चा की गई है। तो गलत वाला पे निशान लगाना था, तो गलत हमारा कौन होगा? गलत हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति ही किसी विधेयक को रोक सकता है। क्यों? किसी भी सदन द्वारा, जब लोकसभा राज्यसभा के द्वारा जब फाइनल कानून बनाना होता है तो वो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और उस विधेयक पर जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं तो वो विधेयक कानून बन जाता है। रोकने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 138 की हम बात करते हैं। क्या कहता है? नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है और आर कारण है। पढ़ते हैं कथन। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए मतलब योग्य होगा। तो ये सही है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति के पास राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। पॉइंट सही है। यहां भी उपराष्ट्रपति के बारे में था, यहां भी उपराष्ट्रपति के बारे में था, दोनों में संबंध है। क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। भाई दोनों सही है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए इस कंडीशन में इसका आंसर ए होगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए 139 की हम बात करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है। अभी हम चर्चा कर रहे थे। तो ए का क्या होगा? छोटे 3 होगा। चलिए बी की बात करते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति से संबंधित है, तो ये हो जाएगा 1। सी की बात करते हैं। भारत का महाधिवक्ता उच्च न्यायालय का होता है, उच्चतम न्यायालय माने सर्वोच्च न्यायालय। तो किससे संबंधित हो जाएगा? 4 से। और डी, भारत का महान्यायवादी लोकसभा की बैठक में भाग लेता है, तो 2 हो जाएगा।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, दिमाग लगाने वाला। 3 1 4 2, 3 कहाँ है? सिर्फ यहां है। 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्लियर है? चलिए, तृतीय अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तो तृतीय अनुसूची में दिया हुआ है शपथ के बारे में। ए का हो जाएगा, 12 अनुसूचियां हैं, तीसरा में शपथ के बारे में। चौथी अनुसूची में आपको दिया हुआ है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। बी का हो जाएगा 1। सी की बात अगर हम करते हैं ना, तो सी की 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो उसमें भाषा नहीं, 8वीं अनुसूची में भाषा है। और 7वीं अनुसूची में क्या है? विधायक की सूची है। तो सी का हो जाएगा 4। सी का हो जाएगा 4। एक मिनट, तृतीय अनुसूची में शपथ 2, चतुर्थ राज्यसभा का सीटों का बंटवारा 1, 100% सही। 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में दिया हुआ है। तो सी का हो जाएगा 4 और डी 8वीं अनुसूची हो जाएगा भाषा के बारे में 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3, आंसर सी होगा। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? देश के किसी भी न्यायालय में, 25 न्यायालय है, कहीं भी अगर कोई विवाद या वाद चल रहा हो, उसको एक राज्य से दूसरे राज्य में, कह सकते हैं एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय ही है। जेके मैथमेटिक्स का क्या जब क्वेश्चन है कि सर 139 नंबर जैसे क्वेश्चन में 139 पे आते हैं, क्या है? तो 139 जैसे क्वेश्चन में यदि एक ऑप्शन मिल जाए तो आंसर लगा सकते हैं। नहीं नहीं, रिस्क नहीं लेना है, प्रयास करना है कि कम से कम शुरू वाला और लास्ट वाला मैच करा लेना है। बहुत जल्दीबाजी में है तो कम से कम शुरू वाला और लास्ट वाला मैच करा लीजिएगा, और नहीं तो बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है। वो तो हम एक तरीका बताए थे TRE 3 में कि भाई एक तरीका है कि समय कम है और एकदम एक्यूरेट आंसर देना है, तो इसका आप प्रयोग कीजिएगा। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। भैया ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। शिक्षा जो था पहले राज्य सूची में था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है, आपको इसके बारे में पता होगा कि योजना आयोग का आप नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया गया है। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो योजना आयोग कब लागू हुआ, स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को इसका स्थापना हुआ था। 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री उस समय यही थे, तो इसलिए यही क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। निम्नलिखित में से कौन से समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई थी? यह था सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग की बात करें तो राष्ट्रपति के आदेश पर इस आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रपति के आदेश पर गठन किया गया था इसका, इसको भी आपको दिमाग में रखना है ना। 28 मई लगभग 1950 में लिख देते हैं, नहीं सॉरी 1990 में, 28 मई 1990 को इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था इसका। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। कब? किसके सिफारिश पर किया गया था? सरकारी आयोग के सिफारिश पर किया गया था। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है निर्वाचन सुधार से। बहुत सारी समितियां आई थी, चुनाव सुधार से संबंधित बहुत सारी समितियां बनी थी, जिसमें तारकुंडे समिति भी एक नाम आता है। तारकुंडे समिति का भी एक नाम आता है। दिनेश गोस्वामी समिति हो गया, दिनेश गोस्वामी समिति हो गया, है ना। और भी बहुत सारी समिति आप कह सकते हैं। संथानम समिति भी एक है, एक संथानम समिति भी है जो कि चुनाव सुधार समिति से संबंधित है।
और अगर हम बात करें तो एक और नाम आप लिख सकते हैं कि TN सेशन समिति। तो ये सब समिति जो है ना, बहुत सारी समितियां हुई जो कि जिसमें से 3-4 हमने नाम लिखा है, जो कि निर्वाचन सुधार से संबंधित समितियां रही हैं। इसको भी आपको जेहन में रखना होगा। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय कौन लेता है? तो भारत का सरकार नहीं, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन लेगा? निर्वाचन आयोग लेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा कि नहीं, निर्वाचन आयोग ये फैसला लेता है। और उस व्यक्ति के बारे में खास करके कि जो व्यक्ति अपराधी घोषित है, उस व्यक्ति को चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, इसका फैसला कौन लेता है? तो निर्वाचन आयोग लेता है। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो इसको याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। 1 अप्रैल 1949 को बिहार लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायत में अति पिछड़े वर्ग MBC को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 20%। और साथ ही महिलाओं के लिए यह भी आपको याद रखना होगा कि साथ ही बिहार की अगर बात आया है तो साथ ही बिहार में महिलाओं के लिए 50% की बात की गई है आरक्षण की। किसके लिए बात की गई है? तो महिला के लिए। तो अति पिछड़ा के लिए 20% आरक्षण है, वहीं पे महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण है। बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? एक क्वेश्चन कल भी आया था। 8 बार लागू हुआ है। पहला बार कब लागू हुआ था? तो 29 जून 1968 को, और अंतिम बार हुआ था 12 फरवरी 1999 को। तो पहला बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 29 जून 1968 को, और अंतिम बार हुआ था 12 फरवरी 1999 को। बिहार में आज तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायत समिति, अब देखिए कल जिला परिषद था, तो जिला परिषद 50,000 पे होता है, वहीं बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर कितना संख्या पे होता है? तो 5,000 की आबादी पे होता है प्यारे। तो आज का ये आपका डिस्कशन हो गया समाप्त। बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि अब मिलता जुलता क्वेश्चन आपके सामने आएगा। प्रयास करना है कि ज्यादातर प्रश्न को धीरे धीरे याद करना है। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद सबको।